हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं लक्ष्मी शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आठवीं का पार्ट वर्ण विचार का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में वर्णों से संबंधित जानकारी ली थी, वर्ण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने स्वर वर्णों से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दी थी, उसके भेद, उच्चारण और किस तरह वह व्यंजन वर्णों की सहायता करता है, उसके बारे में मैंने आपको सब बताया था। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के देखिए स्वर वर्णों के बारे में मैंने आपको कहा था कि स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और किसी की सहायता नहीं लेते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जब तक इनके साथ स्वर न जुड़ा हो ये आधा होता है, जो कि मैंने कल आपको क्लास में भी बताया था कि इसके नीचे हलंत लग जाता है। तो ये व्यंजन वर्ण की डेफिनेशन कि जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते। इनके भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। इसके भी 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। स्पर्श जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श यानी टच करना। स्पर्श का अर्थ होता है टच करना। तो स्पर्श वर्ण जो व्यंजन है उनको हमारे मुख में हमारी जीवा जहां स्पर्श करती है उस आधारों पे इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्गों में अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है। और पहला भेद ही है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन के ही ये 5 वर्ग हैं। अब देखिए इन 5 वर्गों में क, ख, ग, घ, ड़ कवर्ग में, तो यदि क के साथ ए नहीं मिला होता तो हम क के नीचे क्या लगा देते, हलंत, ठीक है। तो यहाँ ये बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं है, वह अधूरा है। चलिए अब हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो कवर्ग, कवर्ग यानी क की लाइन के जो 5 हमारे ये वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ड़, ये 5 वर्ण जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है या हमारे मुख पर मुंह में जो दबाव पड़ता है वो सारा दबाव कहाँ पड़ता है, कंठ पर पड़ता है। आप बोलकर देखिए क, ख, ग, घ, ड़, तो आपके जो घर्षण हो रहा है वो कंठ में हो रहा है, ठीक है। आपका जो दबाव बन रहा है वो कंठ में बन रहा है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो कंठ से उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ, ठीक है। नंबर 2 है चवर्ग, ठीक है। चवर्ग, चवर्ग के जो 5 वर्ण है इनका उच्चारण स्थान है, इन्हें तालव्य कहते हैं, तालु, ठीक है। चालों आप देखिए हमारे ऊपर वाले दांतों का जो पिछला हिस्सा है, हमारे ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्सा जहां आप देखेंगे तो वहां जीभ टच करो, बहुत पीछे नहीं, दांतों के कुछ दूरी पर, ठीक है। दांतों की कुछ दूरी पर टच करोगे तो वहां बोलो च, छ, ज, झ, अन, तो आपकी जीभ वहां टच हो रही है, आपकी जीभ वहां स्पर्श हो रही है, वो आपका क्या है, तालु, ठीक है। अब आते हैं टवर्ग पे, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा कौन सा हिस्सा होता है, हम अभी हमने तालु देखा था, दांतों से कुछ पीछे की दूरी पर, ठीक उससे पीछे जो ऊपरी हिस्सा होता है वो है हमारा मूर्धा, और वहां आप बोल के देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण, तो आपकी जीभ उस ऊपरी हिस्से को स्पर्श करती है। इस आधार पर टवर्ग को क्या कहा गया है, मूर्धन्य ध्वनि से उच्चारित होने वाले वर्ण कहा गया है। फिर आते हैं चौथा वर्ग है तवर्ग। तवर्ग को दंत्य वर्ण कहा गया है क्योंकि इसमें जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है। आप देखना जीभ हमारे दांत के पिछले हिस्से, अंदर के हिस्से पे टच करती है। आप बोल के देखो त, थ, द, ध, न, जीभ हमारे ऊपरी दांतों के पीछे के हिस्से को स्पर्श करती है, तो ये है दंत्य वर्ण। लास्ट वन है पवर्ग। पवर्ग को कहा गया है ओष्ठ, यानी हमारे होठ। इनका उच्चारण करते समय हमारे होठों का प्रयोग होता है, होठ आपस में स्पर्श करते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म,
ठीक है, आप जब इनका उच्चारण खुद करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है और किस तरह हम इन्हें उच्चारित करना चाहिए। नेक्स्ट में आती हूँ अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श हो गया हमारा, 5 वर्ग है। 5 वर्ग में हमने 5 वर्गों के नाम भी पढ़े, उनके वर्ण भी पढ़े और उच्चारण स्थान भी पढ़ा। ये कुल कितने होते हैं? ये कुल होते हैं आपके 25। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है। देखिए य, र, ल, व, ये 4 है, य, र, ल, व। फिर है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण को उच्चारित करते समय हमारे मुख से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्म वर्ण वे वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। वे हैं श, श, से, है। ठीक है, ये हमारे हो गए व्यंजन वर्ण के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श के 5 वर्ग थे, अंतस्थ 4 है, ऊष्म 4। ठीक है, तो 25 and 4 29, 29 and 4 33, यानी हमारे व्यंजन जो वर्ण है वो कितने हो गए? 33। अब चलिए इसके अतिरिक्त हम 4 और वर्णों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी जो वर्ण 2 वर्णों को जोड़कर, 2 व्यंजन वर्णों को जोड़कर बनाए जाते हैं। स्वर और व्यंजन तो हमेशा ही जुड़ते हैं, स्वर और व्यंजन तो हमेशा ही जुड़ते हैं, तो हर वर्ण को तो हम संयुक्त व्यंजन कह नहीं सकते। जैसे देखिए यहाँ ये कै लिखा हुआ है, तो इस कै के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है? कै प्लस ए। ठीक है, तो कै उसके साथ ए जुड़ा हुआ है, तो हम इसे तो संयुक्त व्यंजन नहीं कह सकते। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, संयुक्त होते हैं, तब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्ष, त्र, य, श। क्ष, कै और श। कै आधा है और श के साथ क्या मिला हुआ है? ए। कै के साथ ए मिला हुआ है। त्र, तै, तै आधा, रे के साथ ए मिला हुआ है। जय, जय प्लस य प्लस ए, यानी जो आरंभ में वर्ड है, शुरू में वर्ड है, वो आधे हैं वर्ण और जो बाद वाले हैं वो पूरे। ठीक है, तो क्ष किससे बना है? कै और श से। त्र, तै, रे से। य, ज और अंग्य से। श और रे से। तो 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से नए वर्ण के और साथ ही साथ नए रूप के साथ नए वर्ण बनने हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कभी आप लोग देखते हो शब्द लिखा मैंने, ठीक है, तो यहाँ आधा बै और आधा बै और फिर पूरा दै है, तो हम इस बै की जगह कुछ और अक्षर वर्ण बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। ये एक आधा है और ये पूरा, ये ऐसे ही रहता है। लेकिन संयुक्त व्यंजन में देखिए आप कै आधा और श पूरा है, तो इसका रूप ही बदल रहा है। और ये ऐसे 4 ही वर्ण हैं जो व्यंजन आपस में जुड़कर एक नए व्यंजन का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बाद एक और व्यंजन की बात हम करें, द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होता है? द्वि मींस 2, द्वि का अर्थ क्या है? 2 है। वे व्यंजन जो किसी शब्द में 2 बार आते हैं, एक बार आधा और एक बार पूरा। ठीक है, देखिए वे व्यंजन जो अपने समान रूप के साथ एक आधा और एक पूरा एक ही शब्द में आता है, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चा, आधा च पूरा च। पक्का, आधा कै पूरा कै। तो द्वितीय व्यंजन जब एक ही वर्ण 2 बार प्रयुक्त होते हैं और एक बार आधे और एक बार हलंत के साथ और एक बार हलंत के बिना। एक बार हलंत के साथ यानी आधा है और हलंत के बिना अर्थात पूरा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्वितीय व्यंजन। हमने स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म भी हो गया, हमारी संयुक्त व्यंजन भी हो गया, द्वितीय व्यंजन भी हो गया। अब मैं आती हूँ अल्प प्राण और महाप्राण में। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उस आधार पर भी यहाँ तो स्पर्श किया था,
ठीक है। और वहां उच्चारण करने के प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन वर्णों को बांटा जाता है। अल्पप्राण और महाप्राण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा। तो अल्पप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, श्वास वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे देखिए, और ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण है ये क्या है? अल्पप्राण। और इनके अलावा इनके अलावा ये सब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और ये सभी क्या है? अल्पप्राण। ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है। दूसरा है महाप्राण। महा मतलब अधिक, ज्यादा। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, वे महाप्राण है। वो कौन है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। साथ में ही श, स, है। श, है। ये है आपके महाप्राण। इनके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है। तो हमारा अल्पप्राण भी हो गया, महाप्राण भी हो गया। अब देखिए, मुझे आपको एक चीज और बतानी है। नासिक के व्यंजन हमने पिछली क्लास में जब इसी चैप्टर का पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने अंग पढ़ा था, स्वर वर्ण में अंग पढ़ा था और अनुस्वार की मात्रा पढ़ी थी। तो अनुस्वार की मात्रा मैंने आपको बताया था, अनुस्वार की मात्रा तो लगती है, वो तो होती ही है। वो और कब कब लगती है वो देखिए, जब किसी शब्द में ये पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? पंचमाक्षर। ये पांचों क्या है? पंचमाक्षर। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर जब हलंत के साथ होता है, जब हलंत होता है तो वो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे आप देखिए, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे हम बात करें गंगा, अंग, ठीक है, गंगा। तो ये गंगा है, तो हम गंगा को कैसे, पंचमाक्षर है, आधा है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया? गंगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, जब ये हलंत के साथ होते हैं तो हम इसको आधा न लिखकर हम इसे किस में चेंज कर देते हैं? अनुस्वार में बदल देते हैं। साथ ही एक बात और बताती हूँ कि जो से वर्ण है, श है, ठीक है, इनके साथ अनुस्वार का शुद्ध रूप से प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द मैं आपको बताती हूँ, संसार। ठीक है, संसार, इसमें आप देखिए कोई भी पंचमाक्षर नहीं है, नहीं है, ये जो सन है, तो आप क्या ऐसे थोड़ी लिखते हो कि स आधा न सार, फिर हमने आधा न था इसलिए हमने उसमें अनुस्वार लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर अनुस्वार ही है, यहाँ ये स्वर वर्णों वाला अनुस्वार ही है, यहाँ शुद्ध रूप से अनुस्वार का प्रयोग हुआ। इसीलिए देखो, इन उष्ण वर्णों के साथ जब जो अनुस्वार का प्रयोग होता है वह शुद्ध अनुस्वार का प्रयोग माना जाता है। जैसे एक शब्द और मैं आपको बता देती हूँ, संहार। ठीक है, तो यहाँ है के साथ और सह के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कोई पंचमाक्षर नहीं है, यहाँ शुद्ध रूप से अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पंचमाक्षर के बारे में मैं आपको बता ही दिया है मैंने कि हर पांचवा वर्ण जब हलंत के साथ हो तो अनुस्वार में बदल जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये पंचमाक्षर वर्ण वाले शब्द आते हैं हलंत के साथ, तो उनके साथ उन्हीं के वर्ग का कोई ना कोई
वर्ण जरूर आता है। जैसे देखिए गंगा है तो पंचमाक्षर का अण है तो इसके साथ देखिए गई आया है, अण के साथ गया आया है। ठीक है, ऐसे और भी कई शब्द हैं जिसमें यदि पंचमाक्षर आता है तो उसी के वर्ग का कोई ना कोई वर्ण जुड़ा होता है तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। अब हमारा आपका टॉपिक बच गया आकृत ध्वनियां। आकृत ध्वनियां हमने पहले भी बात की थी कि हिंदी भाषा में और भी विभिन्न विदेशी भाषाओं का भी समावेश हुआ हुआ है। बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्द हम प्रयोग करते हैं। सबसे बात करूं मैं डॉक्टर एक शब्द है। आज के समय में तो डॉक्टर भगवान के बराबर है, तो डॉक्टर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। डॉक्टर एक विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, तो डॉक्टर बोलते समय हम उसके ऊपर आकृत ध्वनि लगाते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्टर विदेशी शब्द में को सही तरीके से पहचानने के लिए और उन्हें उच्चारित करने के लिए हमने आकृत ध्वनियों को प्रयोग किया है। यहाँ मैं दो आकृत ध्वनियां बता रही हूँ। एक आप देख रहे हो ये अ का उच्चारण, एक नुक्ता। ये जो नीचे किसी भी वर्ण के नीचे जो अनुस्वार जैसा चिन्ह बनाया जाता है उसे कहते हैं नुक्ता। अब इसका अंतर बताती हूँ। जैसे मैंने देखिए यहाँ बाल लिखा है, ठीक है, अब ये बाल मैंने लिखा है तो यहाँ कोई भी उच्चार चिन्ह नहीं बना, आकृत ध्वनि का चिन्ह नहीं बना, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाल, हेयर, बाल। लेकिन यहाँ हमने आकृत ध्वनि बनाई है तो ये बाल नहीं रहा, ये क्या बन गया, बॉल, जिससे हम खेलते हैं। तो बाल और बॉल में कितना अंतर है, सिर्फ एक आकृत ध्वनि बनाने से अर्थ ही बदल गया। नेक्स्ट में नुक्ता की बात की जाए तो नुक्ता एक छोटा सा डॉट है, ठीक है, तो ये डॉट सामान्य नहीं है, इससे भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए मैंने लिखा है सजा, ठीक है, ये सजा का नीचे नुक्ता नहीं है, तो सजा का अर्थ क्या है, मैंने आपसे कह दिया ये फूल वहां पर सजा, ये फूल वहां पर सजा दे, तो सजा दे मतलब सजाना, जिसके नीचे नुक्ता नहीं है। मैंने यहाँ का सजा, उस चोर को सजा मिलनी चाहिए। जो जिसके नीचे नुक्ता है ना, वो तो होता है पनिशमेंट, और ये जो सजा है इसका मतलब होता है डेकोरेट करना, सजा दो। समझ में आया? तो दोनों ही तरह देखो आकृत ध्वनियों का अपना एक विशेष महत्व है और इससे हम विदेशी शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से विदेशी शब्द। हमारा ऑल ओवर सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में टॉपिक देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद की बात करूं, वर्ण तो आपको मैंने बता ही दिया है कि वर्ण कौन से हैं। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह होता है वर्ण विच्छेद। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, किताब, किताब को मैंने तोड़ा, कै में कौन, ई की मात्रा छोटी, फिर तय में किस चीज की मात्रा है, आ, तो हमने आ लिखा। बै में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आपको पता है जब हलंत नहीं हो और कोई वर्ण लिखा हुआ हो तो उसके साथ हमेशा ए जुड़ा रहता है, तो बै के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ए, ठीक है, तो ये क्या बन गया, किताब। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो हम उससे स्वर को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो व्यंजन वर्णों के नीचे आपको हलंत लगाना होगा, और यदि आप हलंत नहीं लगाते हो तो वह आपका अधूरा रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो वर्ण विचार का टॉपिक था, हमने पिछली क्लास में स्वर वर्ण कंप्लीट किया और इस क्लास में हमने व्यंजन वर्ण से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। हैव अ गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।